So guys, let us now discuss about comparative politics। और comparative politics में ये जो आपकी approaches होती है, system approach और structural functional approach। These approaches are important for both of your papers, paper 1 as well as paper 2। तो इनको thoroughly इसमें cover करेंगे और ऐसे कवर करेंगे कि आपके पेपर के लिए ये लेक्चर आपका सफिशिएंट हो जाए। तो सबसे पहले हम डेविड ईस्टन की सिस्टम्स अप्रोच पढ़ेंगे। सिस्टम्स अप्रोच पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर कौन से सिस्टम की ये बात चल रही है, कौन से सिस्टम को स्टडी करने के लिए डेविड ईस्टन ने ये बवासीर बनाई। तो सर ये पॉलिटिकल सिस्टम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर पॉलिटिक्स में सिस्टम क्या है और पॉलिटिक्स में सिस्टम क्या नहीं है। क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी उस सिस्टम का हिस्सा होगी? क्या आप उस सिस्टम का हिस्सा हो इस मॉडल की डेफिनेशन के अनुसार? और वो सिस्टम रिएक्ट कैसे करता है, ये सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए, राइट? तो देखो, सबसे पहले सिस्टम को अगर सिंपल जैसे वर्ड्स में आपने समझना है तो जैसे यहां मैंने डेफिनेशंस इंक्लूड की हुई है कि व्हाट इज सिस्टम। तो लुडविग ने यहां पे ये डेफिनेशन दी है सिस्टम की कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स स्टैंडिंग इन एन इंटरएक्शन। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करे कॉन्टिन्यूअसली। अगर कहीं पे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं और उनकी इंटरेक्शन इस तरीके से हो रही है कि वो एक सिस्टमैटिक वे में उसकी इंटरेक्शन हो रही है। ऐसे वे में उनकी अगर इंटरेक्शन हो रही है जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं उन मेथड्स को, तो वो आपका सिस्टम कहलाएगा। अगर एक सिस्टमैटिक वे में इंटरेक्शन हो रही है कई सारे एलिमेंट्स की, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, इनकी अगर एक डेफिनेट वे में इंटरेक्शन हो रही है तो वो सिस्टम कहलाएगा। क्या ये सिस्टम होगा कि हाँ ए उठ के यहां से इसकी यहां पे चाटा मार दे, यहां से ये लात मार दे इसको, और बी फिर इसका बदला इससे ले? क्या ये सिस्टम होगा? नहीं, ये सिस्टम नहीं होगा। आपने अपने फ्रेंड को धमकी दी, उसने आपके फ्रेंड को मार दिया, उस दूसरे फ्रेंड ने आपको बोला कि तेरी वजह से मुझे चांटा पड़ा, इसलिए मैं अब मैं तुझे मारूंगा। तो क्या ये सिस्टम होगा? नहीं भाई, कोई किसी को मारे जा रहा है, एक सेट पैटर्न नहीं है। तो एक सेट पैटर्न में अगर इनकी इंटरेक्शन होगी, सेट पैटर्न क्या होगा? ये फ्रेंड जाएगा अपने टीचर से कंप्लेन करेगा। जैसे स्कूल में देखो, स्कूल में एक एग्जांपल लेते हैं। आप क्लासरूम में होते थे तो क्या ऐसा था कि कोई भी आके, आपके सीनियर क्लास का कोई भी आके कभी भी आपके क्लासरूम में आके कुछ भी बोल सकता था? क्या ऐसा सिस्टम था? आपकी क्लास चली हुई है कि बाहर से कोई भी आके एंट्री कर दे आपकी क्लास में? नहीं, परमिशन लेनी होती थी, बाहर जाने का एक सिस्टम था। इट मीन्स एक डेफिनेट वे में आपका बिहेवियर वहां पे समझा जा सकता है, तो वो आपका सिस्टम होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारी अभी यहाँ पे क्लास चली हुई है, आप अपने रूम में बैठे हो, मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा है कि बाहर से कोई भी आके यहाँ पे मुझे हटा के यहाँ से आपको पढ़ाने लग जाए? नहीं, वो सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम इज कि एक डेफिनेट वे में मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो रही है और देयर इज अ मीडियम टू फैसिलिटेट दैट इंटरेक्शन। वो मीडियम क्या है? यूट्यूब। इट इज अ सिस्टम कि जब एलिमेंट्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरेक्ट करने लगे तो वो एक सिस्टम होगा। तो इसका मतलब सर, अगर हम कहीं पे भी किसी भी स्टेट में पता कर ले कि इन एलिमेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरेक्ट कौन कर रहा है, इसका मतलब वो एक सिस्टम कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक नेक्सस होता है, पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का
और आपके क्रिमिनल्स का। ये पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट को बचाता है, ब्यूरोक्रेट क्रिमिनल को पैसा देता है सरकारी एक्सचेकर से, क्रिमिनल पॉलिटिशियन को खिलाता है। ये एक नेक्सस है इनका, राइट। तो ये एक सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर इनकी जो इंटरेक्शन है, अगर हम इनको डेफिनेट वे में हम इसको कहीं पे भी इवेलुएट कर सके, एक डेफिनेट पैटर्न है अगर इनके इंटरेक्शन का, तो वो आपका सिस्टम होगा। अब सवाल यह है सर कि ये सिस्टम को स्टडी करने की डेविड ईस्टन को पड़ी क्या, क्यों उसने ये मॉडल बनाया, राइट। पॉलिटिकल साइंस को सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखो बेसिकली सिस्टम्स हमने उठाए कहां से है? ये हमने बायोलॉजी से उठाए हुए हैं। पहले साइंस में सिस्टम चलते थे, स्पेशली बायोलॉजी में सबसे पहले सिस्टम्स की ये थ्योरी इजाद हुई। कैसी सिस्टम की थ्योरी? जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है, राइट, आपके कोई बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं, और वो एक सेट पैटर्न में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इनके इंटरेक्शन के पैटर्न से अगर हम पता करें तो हम जान पाएंगे कि इस पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है, और उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट कैसे है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। मतलब अगर आपको बॉडी को थॉरोली समझना है, किसी भी बॉडी को, या वो बॉडी पॉलिटिकल हो, या वो बॉडी आपकी सोशल हो, या फिर आपकी बायोलॉजिकल बॉडी हो, किसी को भी समझना है तो एक इजी उसका मेथड है कि उसको सिस्टम्स में डिवाइड करो। अगर उसमें सेट पैटर्न आप निकाल सको सिस्टम्स के बीच इंटरेक्शन की, तो आप उसको सिस्टम्स में डिवाइड कर दो। इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी चीज को। अदरवाइज खड़ी कर दो, भला मुर्दे की बॉडी लेके आओ और अपने सामने खड़ी कर दो, बोलो कि भैया ये बॉडी को अगर आपको जिंदा करना है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक आया है किसी आदमी को, आपको पता ही नहीं है कि हार्ट जैसा भी कोई सिस्टम है, ब्लड में पंपिंग जैसा भी कोई सिस्टम चलता है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप हार्ट अटैक को क्योर कैसे करोगे, राइट। हार्ट अटैक को क्योर करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक नाम की कोई चीज होती है। वो पता कैसे चलेगा? जब आप थॉरोली स्टडी करोगे कि हमारी ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम कैसे चलता है, मतलब सिस्टम कैसे चलता है। सिस्टम को स्टडी करके आप डिजीजेस पता कर सकते हो। और ये सिर्फ आपके बायोलॉजिकल सिस्टम पे बात सेट नहीं होती है, आप पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करके इसकी डिजीजेस पता कर सकते हो, इसमें जो जो करेक्शन करने की जरूरत है उस चीजों को आप पता कर सकते हो। इसीलिए आपको सिस्टम को स्टडी करना है। सिस्टम्स इसीलिए बनाए गए, ठीक है। ये पहले कहां चलते थे सर? ये बायोलॉजी में चलते थे। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने कहानी सुननी है, कहानी सुननी है। देखो 1920s के आसपास ये बायोलॉजी में चलते थे और खूब छाए हुए थे बायोलॉजी में। हाँ भैया हमने ये सिस्टम खोज निकाला, क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं था लोगों को इतना कि भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम का भी कोई चीज होता है, या हमारे ब्लड में पंपिंग वंपिंग का भी ऐसा कोई सिस्टम होता है ना। 3-4 सिस्टम अगर पता हो भी तो ये तो पता था ही नहीं है कि भाई दिमाग का सिस्टम कैसे चलता है, पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम कैसे चला है। तो बायोलॉजी वाले बार बार एक नया नया सिस्टम खोज रहे थे बॉडी में, और एकदम से पूरी खबरें चली हुई थी बायोलॉजी वालों की कि भैया हाँ आज ये सिस्टम इन्होंने इजाद कर दिया। एक साल बाद कोई दूसरा सिस्टम बता देते कि हाँ बॉडी में ये भी सिस्टम चला हुआ है जी, है ना। तो बायोलॉजी वाले की तो एकदम से न्यूज में एकदम वारे न्यारे चली हुई थी। मतलब इस तरीके से समझो, न्यूज की बात नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूं कि इनके जो सब्जेक्ट के डोमेन में है नई नई इन्वेंशंस हो रही थी, और वो इन्वेंशंस फैसिलिटेट कौन कर रहा था? वो सिस्टम्स अप्रोच फैसिलिटेट कर रही थी, राइट। अब आओ सोसाइटी के जो सोशियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजी के टॉपिक ना माने जो सोसाइटी से डील करने वाले टॉपिक है आपके, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब इन चीजों पे आओ। अच्छा साइंस तो उस टाइम खूब छाई हुई थी, किस वजह से? सिस्टम्स थ्योरी की वजह से। लेकिन ये जितनी भी चीजें थी, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन हो गया, आपका सोशियोलॉजी का डोमेन हो गया, ये सारे जो डोमेन्स थे, और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का डोमेन हो गया, 1910-1920 में ये सारे डोमेन नया कुछ भी इन्वेंट कर नहीं पा रहे थे।
पूरी दुनिया में सर उस वक्त पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबिलिटी चली हुई थी और ये सॉल्यूशन दे ही नहीं पा रहे थे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चली हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद आपके बल्कान वॉर शुरू हो गए, है ना, 1912-1913 में ये सारे वॉर्स वहां पे शुरू हो गए, राइट। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश तो की गई, एक ग्लोबल सिस्टम, लीग ऑफ नेशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई 1920 में, लेकिन वो सारे सिस्टम फेल भी हो गए, वो सारे सिस्टम फेल भी हो गए। और ये जो टेंडर दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सोसाइटी वालों ने, मतलब सोसाइटी में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को मिली हुई कि आप चीजों को एनालाइज करो और फिर बताओ कि इन चीजों का सोल्यूशन क्या है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट फेल हुए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बता ही नहीं पा रहे थे सर कि ये इंटरेक्शन इस तरीके से हो क्यों रही है, दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहे हैं। अगर ये अंडरस्टैंड ही ना कर पाए तो ये उसके सोल्यूशन कैसे देंगे। तो 1920-1930 तक इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, हिटलर का राइज हो कैसे गया, एकदम से मुसोलिनी का राइज हो कैसे गया, ये इतनी डिस्टरबेंस दुनिया में है क्यों। और उतने में जितने तक ये समझने की कोशिश करते उतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हो गई। इसका मतलब गड़बड़ियां चलती रही। अब इस पूरे दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने और सोशियोलॉजी ने अपने आप को ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे स्ट्रॉन्ग किया सर? इन्होंने नई अप्रोचेस लाई। सोशियोलॉजी ने क्या फोकस किया? सोशियोलॉजी ने फोकस किया कि भैया थर्ड वर्ल्ड में सोसाइटी में बड़ी दिक्कतें हैं, अनटचेबिलिटी है, लोग एक दूसरे को मानते नहीं है ना, और ये सारी दिक्कतें हैं आपकी सोसाइटी में। सोशियोलॉजिस्ट ने इसी बात पे फोकस किया कि भैया हम तो इसका क्रिटिसिज्म करेंगे और एकदम से सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिन दिक्कतों में तुम मर रहे हो वो दिक्कतें है ही नहीं, अनटचेबिलिटी एक इशू होना ही नहीं चाहिए, क्यों तुम अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हो। सोशियोलॉजी वालों ने तो सोशल रिफॉर्म पे फोकस कर दिया, इसलिए इनकी यूटिलिटी बनी रही। बेसिकली ये बात है यूटिलिटी बनाए रखने की कि भाई यूजफुल तो है कम से कम सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने इनकी सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई, कॉलोनियलिज्म खत्म होना शुरू हो गया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की सिग्निफिकेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश होने थे इन नई कंट्रीज में, नए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश होने थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वही टाइम है सर जब आपकी यूएनओ जैसी संस्थाएं बनी। तो इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए इसके लिए रिसर्च की बड़ी जरूरत पड़ी और लोग भागे भागे चले गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, इस डोमेन में कि भैया यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं, काम आएंगे, हम तो इंटरनेशनल डिप्लोमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इनको यहां मजा आ गया। पब एड वाले भी छा गए, आपके सोशियोलॉजी वाले भी छा गए, ये जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं जो हमारा डोमेन है सर, ये कंफ्यूजन में रहा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट अभी भी यही कह रहे थे, हाँ तुम्हें आजाद कर दें तो जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, इक्वलिटी आ सकेगी नहीं आ सकेगी, फ्रेटर्निटी कैसे इस्टेब्लिश करें, ये अभी भी उन्हीं चीजों में लगे हुए थे। हाँ भैया एक अच्छे स्टेट में लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। मतलब वो जो पुरानी चीजें हैं, जो 400-500 साल पुरानी चीज है, ये अभी भी उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने में फंसे हुए थे। इन्हें पता ही नहीं था कि क्या हम अभी तक जस्टिस को डिफाइन कर पाए या नहीं कर पाए। ये एक दूसरे को उसी में पेलने में लगे हुए थे कि भाई नहीं तेरी जस्टिस की डेफिनेशन ठीक नहीं है, ये डेफिनेशन में फंसे हुए थे, इन्होंने अपनी यूटिलिटी इधर से बना दी। ठीक है, इवन मामला इतना गड़बड़ हो गया कि यूएसए जैसी कंट्री में जो पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इतना सम्मान दिया करता था, ठीक है, इतनी रिस्पेक्ट जहां पे पॉलिटिकल साइंस डोमेन की थी, राइट, उस यूएसए जैसी कंट्री में पॉलिटिकल साइंस को एकेडमिक्स में एक सब सब्जेक्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी के अंडर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मतलब यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर होने थे वो पॉलिटिकल साइंस के अलग से नहीं होने थे, वो सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट होना था, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। यहां तक इतना मामला गड़बड़ हो गया, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जो जो डोमेन के लोग थे वो घबराए सर, वो घबराए। उस टाइम जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक ऐसी करके एक एसोसिएशन थी, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, उसके जो चेयरमैन थे सर, ये वही दौर है, हम 50s 60s की बात कर रहे हैं। उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था महोदय का डेविड स्टन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई डेविड स्टन पे सर कि भैया रेलेवेंट बनाए रखो पॉलिटिकल साइंस को, नहीं तो जितनी भी किताबें छपी हुई है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पे, उन किताबों का पता नहीं क्या हो जाएगा, उस पूरे लिटरेचर का पता नहीं क्या हो जाएगा, रेलेवेंसी नहीं रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि भैया ये जस्टिस वस्टिस चीजें हैं क्या, अभी तक तुम डिफाइन नहीं कर पाए जस्टिस क्या। तो नया कॉन्सेप्ट लाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस वक्त के जो, क्योंकि वो लीड कर रहे थे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स को, तो उन पे डेविड स्टन पे जिम्मेदारी थी। और ये कहानी इंटरेस्टिंग है। 1950s में, आई थिंक 1959 में इनका एक सम्मेलन हुआ सर यूएसए में, एक कन्वेंशन हुई इनकी, एक कॉन्फ्रेंस हुई इनकी नेशनल लेवल की सर। 1959 में डेविड स्टन ने कॉन्फ्रेंस में, आपको पता है बिहेवियरलिज्म कि भाई व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म की इन्होंने वहां पे फाउंडेशन रखी। बिहेवियरलिज्म क्या था सर, ये लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर पे फोकस करता था। लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर कौन सा, ये था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि भैया पॉलिटिकल साइंटिस्ट को हम ऐसा करते हैं, इनको रेलेवेंट बनाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि इन्होंने लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और फिर सरकार को ये बातें पहुंचानी है कि भैया लोगों का बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है, आप ऐसा ऐसा कीजिए, ये आपके अगेंस्ट होते जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन ये है। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंटिस्ट की रेलेवेंस बनाने की कोशिश की गई बिहेवियरलिज्म के द्वारा इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी भी थियोरेटिकल लेवल पे उतनी क्लैरिटी थी ही नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अभी भी उसी नजरिए से देख रहे थे कि हाँ भैया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मतलब कौन सा स्टेट जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, क्या वेस्ट जस्टिस को प्रमोट कर रहा है या ईस्ट जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, ज्यादा लिबर्टी कहाँ है, वेस्ट में है या ईस्ट में है, मतलब यूएसएसआर में है या यूएसए में है। अभी भी ये उन्हीं सारी चीजों में फंसे हुए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहले जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का यूज सरकारें करती थी दूसरे सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म करवाने के लिए। ये एक मतलब एक डीप लेवल का फैक्ट है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का बेसिकली यूज क्या होता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट करते क्या है, वो देखते हैं कि दूसरी कंट्री में या किसी कंट्री में हो क्या रहा है, उस पे एडिटोरियल लिखते हैं, उन एडिटोरियल को लोग पढ़ते हैं, उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उस तरीके से होता है, वो थॉट लोगों में आते हैं और फिर लोग उस तरीके से रिएक्शन देते हैं। यह है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का यूज, कि वो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं चीजों का, राइट। और इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो उस टाइम थे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करते थे, मैं 1910-1920 पे फिर से आ गया हूं वापिस, उस वक्त भी सरकारें क्या यूज करती थी, इटली के पॉलिटिकल साइंटिस्ट को वहां की गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया हाँ भैया हमारी बन नहीं रही है ये फ्रांस से, तुम एक काम करो, फ्रांस के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को समझो और फिर इनकी एक क्रिटिक लिखो, फिर उसका हम प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। तो ये इस तरीके का पहले काम होता था। इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डोमेन में रेलेवेंस उस टाइम बची हुई थी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से सारा मामला बर्बाद हो गया। अब इनकी रेलेवेंस भी खत्म हो गई। इनके सामने एक बड़ा चैलेंज और ये भी आ गया, चैलेंज एक ये भी आ गया कि पहले क्या करते थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट करते थे कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर्स है ना, यूरोप की पावर्स, स्पेशली यूरोप की पावर, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया और फिर कुछ हद तक यूएसए हो गया। पहले इनके पास ये 15-20 कंट्रीज होती थी एनालाइज करने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास, इनको बस इन्हीं का ही गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखना होता था। वो इंडिया पे तो फोकस करते ही नहीं थे, ये तो उनके लिए कंट्री के तौर पे एग्जिस्ट करती नहीं थी।
तो वो बस मतलब एक बेस्ट सिस्टम क्या है दुनिया में, बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इनके पास ऑप्शंस बड़े कम थे। मतलब 10-20 कंट्रीज की गवर्नमेंट को पढ़ लो आसानी से, फिर उस पर क्रिटिक लिख दो, और ये काम इजी भी था, मतलब एक जीवन में एक आदमी कर सकता था ये काम। पर अब क्या हुआ सर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज ने फ्रीडम लेना शुरू कर दिया। इंडिया आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, एशिया में कंट्रीज नई एग्जिस्टेंस में आई, अफ्रीका पूरा आजाद हो गया, 50 नई कंट्रीज आ गई सर। और इन 50 कंट्रीज में 50 तरीके के सिस्टम थे। इवन डेमोक्रेसी को भी ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि असली डेमोक्रेसी है क्या भला। मतलब डेमोक्रेसी में भी डिफरेंशिएशन थी। इंडिया की डेमोक्रेसी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से अलग थी। इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम म्यांमार के डेमोक्रेटिक सिस्टम से अलग था। अलग अलग लेवल पे ये काम कर रहे थे। इस वजह से अब ये कंफ्यूजन में आ गए कि सर ये नई गवर्नमेंट सिस्टम्स जो ये नए एग्जिस्टेंस में आए हैं, इनको हम इलेबोरेट कैसे करें, इनको हम समझें कैसे, इन पे अगर हमने क्रिटिक लिखनी भी है तो लिखें कैसे, वो इनको समझ ही नहीं आ रहा था ये बात। ठीक है, इसलिए अब ये मतलब कंफ्यूजन के चलते इन्होंने अब क्या किया, अब आओ बायोलॉजी पे वापस बात। बायोलॉजी में नए इन्वेंशन किस वजह से हो रहे थे, सिस्टम्स थ्योरी की वजह से। इन्होंने देखा कि भैया बायोलॉजी में हवा चल रहा है सिस्टम का, और सिस्टम को अंडरस्टैंड करके इन्होंने पता नहीं कितनी नई इन्वेंशंस कर दी है। अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट को लगा कि भैया कुछ नहीं करते हैं, भला देखते हैं, टेस्टिंग तो करते हैं जरा, सिस्टम हमारे यहाँ लागू होगा या नहीं। तो सिंपली इन्होंने बायोलॉजी से ये सिस्टम उठा के पॉलिटिकल साइंस में ये सिस्टम की अप्रोच डाल दी। इन्होंने अब बोलना शुरू किया कि भाई पॉलिटिक्स जो है ना, ये सिस्टम की तरह फंक्शन करती है, सिस्टम की तरह फंक्शन करती है, जिसमें मल्टीपल एक्टर्स हैं, और वो एक्टर्स कितने सेट पैटर्न में रिस्पॉन्सिव है, कितने सेट पैटर्न में वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सपोर्ट करता है, या कितना वो रिस्पॉन्सिव है, या कितना एक एलिमेंट की डिपेंडेंस दूसरे एलिमेंट से है। इससे हम पता कर सकते हैं कि वो सिस्टम कितना स्ट्रांग है। समझे नहीं? मतलब अब जानो एक बार, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारी चीजें होती है। आपके पेनक्रियास भी होगा, है ना, आपके बाकी सारी चीजें, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, जो जितनी भी ये सारी चीजें होती है ना, कई सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इनमें ये सारे एलिमेंट कितने स्ट्रांग है और कितने इंटरेक्टिव हैं। ऐसा तो नहीं है कि भैया आपके जो पेनक्रियास है ये अपने अलग ही काम कर रहा है, भैया इसका इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया पता नहीं कहां जा रहा है, मतलब अपनी मर्जी से ही काम कर रहा है ये। अगर ऐसा है इसका मतलब कुछ दिक्कत है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिमिलरली इन्होंने यहां पे ये बताने की कोशिश की कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं एक दूसरे के लिए, कितने इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम इस बात का पता करें तो हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि वो सिस्टम कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, कितना प्रोडक्टिव है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सिस्टम कितना एडेप्टिव है नई चीजों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने मतलब इस तरीके से बायोलॉजी से उठा के इस सिस्टम अप्रोच यहां डाल दी, और यही इसकी एक बड़ी खामी थी। क्यों? क्योंकि भैया फालतू में क्यों तुम ये इसको साइंस वाला सब्जेक्ट बना रहे हो। सिंपली अगर मैं अब एक लाइन में इसको कंक्लूड करूं, क्योंकि अगले जो दोनों सिस्टम है उसकी आधी चीजें आप अब समझ चुके हैं, क्योंकि बैकग्राउंडर आपको समझ आ चुका है। आगे अब बड़ी जल्दी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक लाइन में हम कंक्लूड करें तो डेविड ईस्टन और जितने भी ये आलमेंड पावेल जैसे जो ये सिस्टम थ्योरी के जो अपहोल्ड करने वाले लोग थे, इनका अटेम्प्ट क्या था, इनकी कोशिश थी कि भैया हमारे पास ना बड़ी सारी कंट्रीज अब पैदा हो गई है, इसको एनालाइज करने के लिए अगर हम कोई फॉर्मूला दे दें और इनकी जो डिफरेंट वैल्यूज आती है, अगर उस वैल्यू को उस फॉर्मूले में डाल दें, जैसे x² + y²
इज इक्वल टू, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आप डाल दो, 2 डाल दो, वाई की जगह 3 डाल दो, तो आप रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ कि इजीली आप रिजल्ट देख पाओगे कि सिस्टम कैसे चल रहा है। तो ऐसा ही एक फॉर्मूला देने की इन्होंने कोशिश की। इनको लगा कि हम क्वांटिटेटिवली सारी चीजों को डिफाइन कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने अब ये सिस्टम अप्रोच दी। अब देखो डेविड ईस्टन की, अब आती है डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच। बैकग्राउंड क्लियर होने के बाद डेविड ईस्टन ने ये सिस्टम अप्रोच कुछ ऐसे दी है। यहाँ पे इनकी एक बुक थी, सर बुक लिख लेना एक बार, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, है ना, तो ये इनकी एक बुक है, राइट। और एक द पॉलिटिकल सिस्टम करके भी इनकी एक बुक है। तो इसमें इन्होंने इस सिस्टम के बारे में कहा है कि कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में काम करता है। देखने से आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि हाँ भैया यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट है, यहाँ से डिमांड आ रही है, यहाँ से सपोर्ट दे रहे हैं लोग, और यहाँ से डिसीजन या एक्शन निकल रहे हैं, है ना, डिसीजन या पॉलिसी निकल रही है आउटपुट के तौर पे। यहाँ इसका फीडबैक है, ठीक है, ये फीडबैक लिखना भूल गए हैं इधर, तो यहाँ इसमें फीडबैक लूप भी दिया हुआ है। देखने में बड़ा इजी लग रहा है सर आपको, यही इसकी एक बड़ी खामी भी है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ये इजी भी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स कैसे है वो अभी हम सर समझेंगे, वो अभी हम समझेंगे। मैंने आपको बताया था सिस्टम क्या होता है। सिस्टम माने डेफिनेट पैटर्न में अगर कोई इंटरेक्शन हो रही है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच, तो वो एक सिस्टम का पार्ट होगी। पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे डेफिनेट एक्टर्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे डेफिनेट एक्टर क्या होते हैं? आपकी लेजिस्लेचर हो गया, है ना, आपके जुडिशरी हो गया, आपके एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी का पार्ट हो गया, राइट। आपकी एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होगी, वो सारी चीजें इस चीज का पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि सर वो एक डेफिनेट पैटर्न में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेट पैटर्न में, है ना। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेचर पे थोड़ा कंट्रोल है जुडिशरी का, फिर जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, है ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड भी करती है, और वो फिर जाके एग्जीक्यूटिव पे भी रिस्ट्रिक्शन डालती है। मतलब एक बैलेंस जहां पे है जिन एलिमेंट्स के बीच, और एक एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरे एलिमेंट के बिना अच्छे से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, उसे हम कहेंगे एक पॉलिटिकल सिस्टम, उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। और इसके बाहर जो भी चीजें हैं वो होगा एनवायरनमेंट। मतलब उन्होंने ये जो डेविड ईस्टन है, ध्यान रखो, डेविड ईस्टन ने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को रखा पॉलिटिकल सिस्टम में, और जो अनऑर्गेनाइज्ड जितनी भी चीजें हैं उनको रखा एनवायरनमेंट में। और पॉलिटिकल सिस्टम उसके अनुसार बड़ा रिस्पॉन्सिव है एनवायरनमेंट की, हर चीज जो भी एनवायरनमेंट में घटना घट रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिव है ये सिस्टम, उसके लिए रिस्पॉन्सिव है ये सिस्टम। मान लो जैसे मैंने आपको क्लासरूम की अभी पॉलिटिकल सिस्टम, क्लासरूम का सिस्टम बताया कि भैया आप क्लासरूम में अंदर बैठे हुए हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, मान लो बाहर बॉम्ब विस्फोट हो गया, है ना, या फिर मतलब होते हैं कई शराबी पियक्कड़ टाइप के जो होते हैं, है ना, क्लासरूम में एक आधा स्टूडेंट होता है यार स्कूल में जो एकदम ठेठ होता है ना। तो मान लो कि आपकी क्लास चली हुई है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, और बाहर से एकदम से आके उस बंदे ने कहीं से बॉल मारी और एकदम शीशा तोड़ दिया, बोल दिया टीचर को, गालियां दे दी एकदम। क्यों? क्योंकि 2 छुट्टे ज्यादा मार लिए थे उस बंदे ने, ठीक है। तो वो बंदा हुआ एनवायरनमेंट का पार्ट। आप क्लासरूम के अंदर तो सिस्टम में हो, बाहर से कोई भड़क रहा है, वो एनवायरनमेंट का पार्ट, और उसका आप पर इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं, आपका ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हुआ या नहीं, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिव है। इसे कहेंगे रिस्पॉन्सिव सिस्टम। तो वो मान रहा है डेविड ईस्टन की पॉलिटिकल सिस्टम एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। अब बड़ा इजी है, देखो, अब एनवायरनमेंट के लिए पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिव है, ये बात याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसका मानना है कि एनवायरनमेंट में जो भी चीज होगी उसका इंपैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम पे, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम हर उस चीज को के लिए रिएक्शन देगा जो भी एनवायरनमेंट में उसके खिलाफ या उसके पक्ष में होगी।
ये आपको पहले क्लियर होनी चाहिए ये बात, उसका कहना ये है। अब देखो एनवायरनमेंट क्या करता है, मतलब लोगों के टर्म्स में समझो एनवायरनमेंट को। मानो कि लोग क्या करते हैं, पीपल दे पुट देयर डिमांड्स एज एन इनपुट। डिमांड्स, इसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो डिमांड्स देते हैं, ये नहीं बताया उसने कि डिमांड्स वो रखते कैसे हैं, यही इसका क्रिटिसिज्म भी है। इलेबोरेट नहीं किया, ये नहीं बताया उसने कि पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से या प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से अपनी वो डिमांड्स रखते हैं। उसने बस ये बताया, सिस्टम बताता है कि उसकी जो थ्योरी है वो कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम के सामने एनवायरनमेंट अपनी डिमांड्स रखेगा। कैसी डिमांड्स, तीन चार तरीके की उसने बताई। जैसे एक हुआ आपकी लेजिस्लेटिव डिमांड, कि भैया आपकी आपकी आपका कोई नया कानून बनना चाहे। रेगुलेटरी डिमांड, सबसे पहले लेजिस्लेटिव डिमांड, वो चाहते हैं कि कोई नया कानून बनाया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम आपके लिए कोई नया कानून बनाए। जैसे आजकल फार्म लॉ चला हुआ है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, किसान क्या कर रहे हैं, किसान एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, ऐसे समझो किसान एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, और ये अपनी एक डिमांड रख रहे हैं, लेजिस्लेटिव डिमांड, कि भैया एमएसपी लाओ, एमएसपी के लिए कानून लाओ। ठीक है, तो इस टर्म्स में समझो कि एक डिमांड, एक तरीके की डिमांड हुई लेजिस्लेटिव डिमांड। दूसरी है रेगुलेटरी डिमांड, वो कहता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मतलब जो लोग हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट को पॉलिटिकल सिस्टम रेगुलेट भी करे, है ना। they expect that political system should regulate the environment। क्यों, क्योंकि ताकि सबकी प्रोटेक्शन भी बनी रहे। तो दूसरी तरीके की डिमांड हुई रेगुलेटरी डिमांड। तीसरे तरीके की डिमांड इसने बताई सर आपकी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डिमांड, कि भैया हाँ 15 लाख रुपया लाओ हमारे अकाउंट में डाल दो एकदम। ये हुई आपकी इकोनॉमिक डिमांड। कौन डिमांड कर रहा है, सिस्टम डिमांड कर रहा है सर, सिस्टम डिमांड कर रहा है, सिस्टम डिमांड कर रहा है। तो इस तरीके की इसने बताई कि डिमांड्स कौन सामने रखेगा, पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये डिमांड सर रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। डिमांड्स रैशनल भी हो सकती है, मतलब किसान अगर अपने लिए एमएसपी मांग रहे हैं तो थोड़ा बहुत रैशनल ये है, ये रैशनल डिमांड है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो प्रोड्यूस किया उसकी वो कीमत मांग रहे हैं, इट इज अ रैशनल डिमांड। लेकिन इरेशनल भी होती है, मान लो आपकी गली का बेवड़ा जाके एसडीएम को बोले कि भैया ठेका नहीं बंद होना चाहिए, 24 घंटे खुला रखो ठेका। भैया ये ऐसी डिमांड भी तो होती है, डिमांड तो कुछ भी कर सकता है सिस्टम। ठीक है, ये हुई आपकी इरेशनल डिमांड। इसने बताया ही नहीं, क्रिटिसिज्म इसका ये है, इसने बताया ही नहीं इस बारे में कि भैया अगर आपका एनवायरनमेंट इरेशनल डिमांड रखने लग जाए, अगर इरेशनल डिमांड रखने लग जाए तो उसका करेंगे क्या। ये बात इसने बताई ही नहीं आदमी ने। ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। दो मैंने क्रिटिसिज्म अभी बताए, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिए कि एक तो ये कि सर इसने इलेबोरेट किया ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि डिमांड रख कैसे रहा है ये एनवायरनमेंट, मेथड्स क्या है डिमांड को रखने के, है ना। ये बताया ही नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी चीज भी कोई एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में, प्रेशर ग्रुप्स भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसने बस बोल दिया कि डिमांड देगा, यहां से सपोर्ट आएगी, इधर से डिसीजन निकलेंगे, मतलब इधर से आलू डालो सोना निकालो, ये वाला इसने बताया एकदम। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि इलेबोरेट नहीं किया। नंबर 2, इसने इस बारे में बात की ही नहीं कि इर्रेशनल डिमांड्स को टैकल कैसे करें, ये इसका दूसरा क्रिटिसिज्म है। बाकी जो क्रिटिसिज्म है वो भी हम सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, लेकिन समझो कि डिमांड दे रहा है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब डिमांड दे रहा है, हमने पढ़ा था ये पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिव है, पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिव है, इसके बाहर जो भी होगा उसका इंपैक्ट इस पे पड़ेगा। मतलब डिमांड अगर आ रही है तो इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो उस डिमांड के लिए ये कुछ रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स कैसे करेगा सर, ये डिसीजन लेगा उस पे, एमएसपी देना है नहीं देना है, एक्शन कोई लेना है, पॉलिसी बनानी है नहीं बनानी। ये हुई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। पॉलिसी मतलब लॉन्ग टर्म का अगर आप डिसीजन कोई ले रहे हो, या एक ही डायरेक्शन में मल्टीपल डिसीजन ले रहे हो, वो हुई आपकी पॉलिसी। डिसीजन एक इवेंट के तौर पे आप अगर डिसीजन ले रहे हो, मतलब एक ही बार में एक डिसीजन ले लिया, वो आपका डिसीजन। ठीक है, तो ये इसने बताया कि कैसे आती है डिमांड पर। ठीक है, अब आते हैं सर सपोर्ट पे। सपोर्ट turns out to be both as a result of decision as well as
as well as a cause of decision. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सपोर्ट एक रिजल्ट भी है डिसीजन का। मतलब अगर गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन ले लिया कि हम एमएसपी देंगे किसानों को, तो किसान गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, यस। या फिर एक कॉज भी बन सकता है डिसीजन का। कैसे कि भैया इलेक्शन चले हुए हैं, किसानों ने बोला कि भैया हम तुम्हें फुल सपोर्ट देंगे, तुम बस हमें एमएसपी देना। तो ये डुअल प्रोसेस समझ आ रहा है। या अगर पॉलिटिकल सिस्टम डिसीजन ले रहा है एमएसपी हम तुम्हें देंगे, तो सपोर्ट एक रिजल्ट के तौर पे आएगी। अगर पॉलिटिकल सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहा है किसान की एमएसपी आपको हमें देना है, तो सपोर्ट एक कॉज के तौर पे आएगी। किसान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें बाद में एमएसपी देगा। तो सपोर्ट टर्न्स आउट टू बी turns out in both the forms as a result as well as a cause। ठीक है, तो ये उसने बताया। नेक्स्ट, ये क्रिटिसिज्म भी है। नेक्स्ट उसने बताया कि सर उसके अनुसार ये है सर, उसके अनुसार एक बात है कि इस पूरे सिस्टम में फीडबैक चलती है, इस पूरे सिस्टम में फीडबैक चलती है। उसका मानना है कि जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये अपने डिसीजन की फीडबैक भी लेगा एनवायरनमेंट से। मतलब ये बार बार असेस भी करेगा कि भैया मेरा सिस्टम, मैंने जो डिसीजन लिया उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं, फीडबैक भी ये लेगा अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। पर इस आदमी ने ये बताया ही नहीं, कि फीडबैक लेने के मेथड्स क्या हैं, कैसे ये फीडबैक लेगा, ये बताया ही नहीं इस आदमी ने। ठीक है, मतलब इसने बताया ही नहीं कि सर्वे नाम की भी कोई चीज होगी। ठीक है, डेविड ईस्टन ने बोला सिंपली कि भैया यहां से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, फिर सिस्टम पूछेगा लोगों से कि सोने की क्वालिटी कैसी थी, ऐसे सिंपली इसको समझो। तो फीडबैक का भी इसमें मैकेनिज्म है, लेकिन इसने ये बताया नहीं कि फीडबैक लेगा कैसे ये, और फीडबैक लेने के बाद क्या उस पे ये रिस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने बाउंड्री लाइन की जगह ये फीडबैक यहाँ से डायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम में घुसती है एक्चुअली, राइट। ये यहाँ से आई और डायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम में घुसी, ये डिमांड और सपोर्ट के तौर पे नहीं जाती है। ठीक है, तो फीडबैक में इसमें एक बड़ी इसकी खामी थी। अब इसके क्रिटिसिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बस ये थिंकर्स याद रखने हैं। थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉलर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोट करना पड़ता है कि भैया किस किस को इसमें आप लिख सकते हैं। तो देखो पॉल क्रेस, ये बेसिकली मैक्सिमम जो इसके स्कॉलर हैं ये आपके मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं। ठीक है, जैसे पॉल क्रेस हो गया, ये रूसीमैन हो गया, और ये गुशियानी हो गए, है ना। इनका तो बस नाम ही याद रखो, रूसीमैन गुशियानी अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो पॉल क्रेस ने एक काफी इलेबोरेट क्रिटिक इसमें लिखी हुई है इसके खिलाफ, राइट, डेविड ईस्टन के खिलाफ। पॉल क्रेस क्या कहते हैं कि ईस्टन का जो एनालिसिस है, इट लैक्स एम्पिरिकल एनालिसिस एंड इट इज एम्प्टी ऑफ फैक्ट्स। पॉल क्रेस बोलते हैं कि भैया इसमें एम्पेरिकल तो कोई एनालिसिस है ही नहीं, सब कुछ थियोरेटिकल बताया हुआ है इसने। ये बस थ्योरी में बता रहा है कि यहां से डिमांड डालोगे, इधर से आप डिसीजन निकालोगे और यहां से आप इसको फीडबैक दोगे, बस ये थ्योरी पेश कर दी। इसके पीछे सबूत क्या है? तुमने एम्पेरिकली तो इसको एनालाइज किया ही नहीं। ठीक है, राइट। और फिर मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं कि दिस मॉडल बिलीव्स इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज इम्पॉसिबल टू अटेन, नंबर वन। नेक्स्ट, इट ट्राइज टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस एंड दस प्रमोट्स स्टेटस को। क्या आपको लगता नहीं है कि ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव होने का मतलब है सर कि बाहर जैसे जैसे चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल सिस्टम वैसे वैसे चेंज करता रहेगा खुद को। इसका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये स्टेटस क्वो मेंटेन कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम का। और मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है?
कार्ल मार्क्स कहता है कि गवर्नमेंट को एबोलिश करो, स्टेट के इंस्टीट्यूशन को एबोलिश करो। उसकी रेवोल्यूशन किस बात पे फोकस्ड है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाई जाए। अब अगर इसने तो चांस दिया ही नहीं कि भैया आप स्टेट को किसी तरीके से एबोलिश कर भी पाओगे। ये तो प्रेजेंट ऐसे कर रहा है इस चीज को कि भैया आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज एन एसेंशियल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट है पॉलिटिकल सिस्टम इसका। तो रेवोल्यूशन के इसमें कोई चांस ही नहीं रखे हुए हैं इसने। डेविड ईस्टन बोलता है रेवोल्यूशन हो ही नहीं सकती इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि सिस्टम इज एडेप्टिव, सिस्टम चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। तो डेविड ईस्टन इस तरीके से मार्क्सिस्ट को बड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये आदमी आइडिया ही अच्छा नहीं लगा इसका। तो इसलिए फिर मार्क्सिस्ट ने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। नया क्रिटिक बताऊं मैं आपको, तो 3-4 क्रिटिसिज्म हमने पढ़ लिए हुए है ना। ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये बहुत सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल क्यों है मैंने सबसे पहले बताया, देखने में लग रहा है सिंपल है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। कॉम्प्लेक्स इसलिए है सर कि समझना मुश्किल है कि डिमांड दे कौन रहा है, सपोर्ट आ कहां से रही है ना, डिसीजन किधर से निकल रहे हैं, और ये डिसीजन निकालने के का प्रोसेस क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम का प्रोसेस भी इसने नहीं बताया हुआ है। इसने बोला है सिर्फ डिमांड डालो और डिसीजन निकालो, आलू डालो सोना बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल भी है, ओवर सिंपल भी है, ओवर कॉम्प्लेक्स भी है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका क्रिटिसिज्म ऐसे होता है कि इट इज प्रो वेस्ट एंड प्रो लिबरल। कैसे सर? ये जिस सोसाइटी की बात कर रहा है ना सर, ये जिस सोसाइटी की बात कर रहा है वो मॉडर्न सोसाइटी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भैया लोग डिमांड कौन सी सोसाइटी में रखेंगे? यूरोप में ज्यादा डिमांड करने वाले लोग होंगे या इंडिया जैसी कंट्रीज में? मतलब ज्यादा स्ट्रांगली कहां पे लोग अपनी डिमांड रखेंगे? ऑब्वियसली डेवलप्ड सोसाइटीज में। इंडिया जैसी सोसाइटीज में सबसे पहले, अब देखो इंडिया जैसी सोसाइटी में जो मेजोरिटी है ना, आपके किसान हो गए, मजदूर हो गए, जो गरीब किसान है, इनके पास नंबर 1 टाइम ही नहीं है सर कि वो जाके धरना प्रदर्शन करे। कल इनका मालिक इनको फिर निकाल देगा काम से, काम नहीं मिलेगा इन्हें। ये तो आपके मजदूरी करने वाले लोग हैं, एक दिन नहीं कमाएंगे तो शाम को खाना नहीं मिलेगा इन लोगों को। कहां से ये डिमांड और सपोर्ट करेंगे सर? तो इनका इतना पॉलिटिसाइजेशन हुआ है? नहीं। लेकिन यूरोप में जाओ आप, वहां पे तो इवन एनवायरमेंटल इश्यूज में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूरोप जैसी कंट्रीज में। वो इतने सेंसिटिव है चीजों के लिए, ठीक है। वहां एक ग्रीन पार्टी की लहर चली हुई है पूरे यूरोप में। देखेंगे अगर यूरोप की पॉलिटिक्स, ग्रीन पार्टी छाई हुई है। इवन अभी जो रिसेंटली आई थिंक स्वीडन की वो प्राइम मिनिस्टर थी जिसने अभी रिजाइन किया, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री थी वहां की, या नॉर्वे या स्वीडन, तो स्वीडन की है मोस्ट प्रोबेबली, उनको रिजाइन करना पड़ा। ग्रीन पार्टी ने अपना समर्थन हटा दिया उस प्राइम मिनिस्टर से, उनको रिजाइन करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर तक गिरा दी सर ग्रीन रेवोल्यूशन ने। तो ये ओवर रिस्पॉन्सिव जैसा ये सिस्टम प्रेजेंट किया है, ये प्रो वेस्ट है। अब आप जाओ बोला, आप किम जोंग उनके वहां पे जाओ नॉर्थ कोरिया में, वहां क्या आप इस सिस्टम को फिट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां ना डिमांड है ना सपोर्ट है भैया, वहां ना डिमांड है ना सपोर्ट है, बस डिसीजन ही डिसीजन है बस। तो वहां तो ये फेल हो जाएगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि सर भैया पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह रिस्पॉन्सिव नहीं है, इट इज द रियलिटी। और इसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह रिस्पॉन्सिव नहीं है। जहां मिलिट्री को हो रहे हैं, आर्मी थोड़ी ना सुनते हैं लोगों का, आर्मी थोड़ी ना धरना करेगी, आर्मी थोड़ी ना डिमांड सुनेंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिव एवरीवेयर, और इस रियलिटी को ये सिस्टम इग्नोर करता है। लेक्चर बहुत लंबा चला गया है, इसी के साथ आपका ये खत्म होता है। ये स्कॉलरली डेफिनेशन है, आप इनको लिख सकते हैं, राइट। और गैब्रियल आलमंड का नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो गैब्रियल आलमंड और पॉवेल का है, इसको आगे कवर करेंगे। अगला लेक्चर आपको तभी समझ आएगा अगर ये आपने ध्यान से सुना है। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिकैप करके सुनिएगा, समझ आ जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप मेरे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है, बार बार कैसे बताऊं मैं।
बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।